आज मैं आधुनिक भारत के उस इम्पोर्टेंट पक्ष पर चर्चा करूंगा जिसने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में एक उत्तेजना भर दी। जिस घटना ने हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। जिस घटना ने हिंदुस्तान के लोगों के मन में जो अंग्रेज़ों के प्रति भय था, उस भय को समाप्त करने का प्रयास किया। इस घटना ने जो आंदोलन इस समय कहीं न कहीं सत्याग्रह के रूप में चल रहा था, जो आंदोलन एकदम अहिंसक था, जो आंदोलन एकदम सीमाओं से बंधा हुआ था, इस घटना ने कहीं न कहीं एक प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। सड़कों पर लाकर खड़ा करने का मतलब यह है कि सड़कों पर कहीं न कहीं अब आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस आंदोलन ने भारत के लोगों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति भय था, उसको भी समाप्त किया। और स्वाभाविक रूप से उस घटना का नाम है चौरी चौरा कांड, जिसे अब चौरी चौरा क्रांति का नाम दिया गया है। 1922 की यह घटना है और इस घटना को चौरी चौरा क्रांति 1922 नाम दिया गया है। अच्छा शब्द है, क्रांति हुई, नो डाउट। इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के लोग एक साथ एकत्र होकर एक संगठित आंदोलन करते हैं, उसके ऊपर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आज हम चौरी चौरा क्रांति की बात करते हैं। 4 फरवरी 1922 की यह घटना है। कहीं 5 फरवरी दिया जाता है, लेकिन 4 फरवरी 1922 की घटना है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर, थाने में जिंदा जलाकर मार दिया गया। खैर, 1920 और 22 के दशक के बीच का अगर वातावरण हम देखें तो 1920 और 22 के बीच का जो समय है, थोड़ा सा अगर हम देखें तो स्वाभाविक रूप से अब आंदोलन गतिमान हो गया है, क्योंकि इस बीच में गांधी जी ने कहीं न कहीं आंदोलन का जो नेतृत्व था वो अपने हाथों में ले रखा है। आप जानते हैं कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को हिंदुस्तान आए साउथ अफ्रीका से, और शुरुआत में वो ब्रिटिश सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। गांधी जी शुरुआत में कहीं न कहीं कुछ रीजनल मूवमेंट भी चलाते हैं, जैसे चंपारण की बात कर सकते हैं, चंपारण किसान सत्याग्रह की बात कर सकते हैं, खेड़ा किसान सत्याग्रह की बात कर सकते हैं, अहमदाबाद मजदूरों की मूवमेंट की बात कर सकते हैं। तो गांधी जी कुछ रीजनल मूवमेंट चलाकर हिंदुस्तान के किसानों के अंदर, हिंदुस्तान के मजदूरों के अंदर, हिंदुस्तान के कॉमन मैन के अंदर एक आशा पैदा कर दी। और ये आशा यह थी कि गांधी रूपी जो मसीहा इस समय हिंदुस्तान में है, उसके सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों के जुल्म से हमको मुक्ति मिल सकती है। ये हिंदुस्तान के कॉमन मैन को एक मैसेज गया इन 3 मूवमेंट्स के बाद। और इसी समय मैंने अभी कहा कि भारत में जब बड़े पैमाने पर उग्रपंथी विचारधारा बढ़ रही है, क्रांतिकारी विचारधाराएं बढ़ रही हैं, तो उस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सरकार ने एक कमीशन गठित किया, और उस कमीशन ने मार्च 1919 में अपनी एक रिपोर्ट दी, जिसे उस रॉलेट के नाम पर ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और जब मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू होता है, तो उस एक्ट में बहुत बड़ी खराब बातें थीं। उसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति पर मात्र संदेह हो जाए तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि गिरफ्तार करके जेल में तो डाला जा सकता है, लेकिन उसे व्यक्ति को अपील, वकील और दलील करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी उसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, काला कानून भी कहा गया। गांधी जी चिंतित हो गए, और जब गांधी चिंतित हो जाते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तरह से गांधी जी ने भारत में पहली बार अपना अखिल भारतीय एक मूवमेंट शुरू किया। अभी तक रीजनल मूवमेंट थे, लेकिन अब अखिल भारतीय मूवमेंट शुरू करते हैं और रॉलेट एक्ट के खिलाफ करते हैं। और गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया, जिसका असर पंजाब में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, जिसका असर एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब दमन चक्र चलता है, तो आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें दिखाई पड़ता है।
यानी इस तरह से रॉलेट एक्ट का परिणाम अगर कहीं न कहीं हमको भुगतना पड़ा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में देखने को मिला, जिसके कारण से गांधी पूरी तरह से असंतुष्ट हो जाते हैं, गांधी दुखी हो जाते हैं। यहां तक कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं, यहीं पर गांधी कहते हैं कि अब ब्रिटिश सरकार शैतान हो चुकी है, उसके साथ सहयोग करना संभव नहीं है। और इसी के पश्चात अंततः गांधी के मन में एक विचार आया कि अब हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, उसका असहयोग करेंगे। और यहीं से असहयोग आंदोलन का एक कंसेप्ट जन्म लेता है। तो असहयोग के मूड में गांधी आ चुके हैं। इस असहयोग के कारक अगर देखें तो रॉलेट एक्ट है, इस असहयोग का कारण देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस असहयोग का कारण देखें तो गांधी ने खिलाफत के मुद्दे को भी अपने साथ जोड़ लिया। मेरा यह कहने का मतलब है कि अब गांधी असहयोग आंदोलन चलाने के मूड में आ गए हैं। और इस प्रकार से यह असहयोग आंदोलन जो है, मैंने अभी कहा 1 अगस्त 1920 को कहीं ना कहीं देश भर में शुरू होता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को कहीं ना कहीं पूरे देश भर में शुरू हुआ। और मैंने अभी कहा है कि यह भारत में गांधी का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। जन आंदोलन इसलिए है कि हिंदुस्तान का कॉमन मैन भी गांधी के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि गांधी कुल मिला के चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के मुद्दों का सहारा लेकर एक प्रकार से हिंदुस्तान के कॉमन मैन के अंदर एक सहानुभूति पैदा कर चुके हैं। जो कांग्रेस अभी कुछ शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों की संस्था थी, अब वो हिंदुस्तान के कॉमन लोगों की संस्था हो गई है। यानी बड़े पैमाने पर किसान हैं, मजदूर हैं या अन्य लोग हैं, वो गांधी के साथ खड़े होना चाहते हैं। और गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो इसमें बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं गांधीवादी वॉलंटियर्स, जो बहुत ही नीचे तबके के लोग हैं, जो बहुत ही पिछड़े तबके के लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं गांधी के साथ इस आंदोलन में जुड़ गए। और जब ये आंदोलन पूरी तरह से देशव्यापी हो जाता है, मैं ये कहना चाहता हूं असहयोग आंदोलन, तो जब असहयोग आंदोलन देशव्यापी हो जाता है, गांधी स्वयं बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि इस आंदोलन में देखा जाए तो एक तरह से स्वदेशी और बहिष्कार के साथ ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें शिक्षण संस्थाओं का भी बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया जाता है, सरकारी न्यायालयों का भी बहिष्कार किया जाता है, विदेशी वस्त्रों की भी होली जलाई जाती है। तो इससे क्या होगा, जो गांव का जुलाहा था उसको भी एक आशा जगी कि जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होगा तो स्वदेशी वस्त्र जब अपनाए जाएंगे तो जुलाहों का, दस्तकारों का, शिल्पकारों का जीवन बदल जाएगा। इसीलिए वो गांधी के इस मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। स्वदेशी के मुद्दे ने सबको आकर्षित किया। इस आंदोलन में चाहे वो शिक्षित वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिला हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि क्रांतिकारी पथ पर जाने वाले चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, यह भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का युवा भी गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। और इस आंदोलन से कहीं न कहीं गांधी इतने उत्साहित हो जाते हैं कि गांधी ने यह कहा है कि यह आंदोलन इसी तरह से चला तो मैं 1 वर्ष में इस हिंदुस्तान को स्वराज दिलवा दूंगा। गांधी स्वराज की बात कर जाते हैं। और जब यह आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहा था तो मैं आपको मूल कहीं न कहीं जगह पर लेकर जाना चाहता हूं, जिसका नाम चौरी चौरा है। इस चौरी चौरा क्षेत्र से ही मैं भी आता हूं, इसीलिए मेरी आवाज में खनक आप लोगों को देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं मैंने अभी कहा मैं यूपी के देवरिया का, भटनी का रहने वाला हूं, थोड़ा अपना भी मैं प्रचार कर लूं। और मैंने अभी कहा है कि यूपी के गोरखपुर के कहीं ना कहीं जिले में एक जगह है चौरी चौरा। ये जो चौरी चौरा है, ये 2 गांव हुआ करते थे। चौरी गांव होता था, चौरा गांव होता था। इसको 1885 के आसपास एक रेलवे अधिकारी ने मिलाया, वहां एक स्टेशन बना और तब से इसका नाम चौरी चौरा पड़ जाता है। तो ये चौरी चौरा में हम लोग चलते हैं। और यहां पर मैंने कहा कि जब गांधी आंदोलन चला रहे हैं तो यहां पर जनवरी 1921 के आसपास एक तरह से गांधीवादी वॉलंटियर्स खड़े किए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं गांधीवादी वॉलंटियर्स एक प्रकार से जो है अपना मंडल बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, गांधी के स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और मैंने कहा यहीं पर एक व्यक्ति का नाम आता है, लाल मोहम्मद साईं। और स्वाभाविक रूप से लाल मोहम्मद साईं ने कहीं ना कहीं वहाँ पर जितने भी एक तरह से
पिछड़े तबके के लोग थे उन सबको जोड़ा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये सभी लोगों को कहीं कि वहाँ के स्थानीय निवासियों को लाल मोहम्मद साईं जोड़ते हैं और जोड़ने के पश्चात जगह जगह सभाएं करते हैं, गांधी के विचारों को समझाने का प्रयास करते हैं। वहाँ के लोगों को कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं कपास पैदा करो, आप चरखा से कुलमा के सूत काटो, आप अपना खादी वस्त्र स्वयं तैयार करो और स्वदेशी वस्त्र को पहनो और दूसरों को पहनने की प्रेरणा दो, क्योंकि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान खादी जो है हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। इस प्रकार से जो है वहां पर एक चौरी चौरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर कहीं न कहीं भाग लिया और यहाँ के स्थानीय लोगों को जगाना शुरू कर दिया। और जब यहाँ के स्थानीय लोग जगने लगे तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने, जो गांधीवादी वॉलंटियर्स थे, वो घूम घूम कर कहीं न कहीं चंदा एकत्र किया करते थे। वो एक प्रकार से कुल मिला के चुटकी जमा किया करते थे। आप कहेंगे सर ये चुटकी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस राष्ट्रीय आंदोलन में चुटकी का बहुत महत्व है। ये गांधीवादी कार्यकर्ता जब कहीं ना कहीं गांव गांव जाया करते थे, चंदा मांगा करते थे, चुटकी मांगा करते थे, तो चुटकी यह है क्योंकि गांधी जी ने सभी देशवासियों को सलाह दिया है कि जो आप रोज खाने में अनाज कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं उसमें से सिर्फ एक मुट्ठी देश के लिए अलग रख दीजिए। यानी जो भी आप अनाज रोज खा रहे हैं उसमें से एक मुट्ठी आप देश के लिए, वतन के लिए अलग रख दीजिए। और यह एक मुट्ठी जो कुलना के अनाज अलग रखा जाता था, बाद में कांग्रेस के स्वयंसेवक घर घर जाकर उस एक मुट्ठी अनाज को लिया करते थे। इसी को चुटकी कहा जाता है। यही अनाज जब एकत्र हो जाता था तो कहीं ना कहीं आंदोलन के दौरान वॉलंटियर्स के यह अनाज काम आया करता था। इसीलिए एक एक मुट्ठी अनाज जो है घर घर जो है ये गांधीवादी वॉलंटियर्स एकत्र किया करते थे। इसी को चुटकी के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा कि इस तरह से चौरी चौरा के लोग अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और जब जागरूक हो रहे हैं तो 4 फरवरी से 10-12 दिन पहले की घटना है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि चौरी चौरा में एक डुमरी जगह पड़ती है और वहीं पर एक तरह से बाजार लगा करता था। और स्वाभाविक रूप से जब यहाँ पर बाजार लग रहा है, थोड़ा सा उसके विषय में भी बात करते हैं। मुंडेरा बाजार, और जब डुमरी में मुंडेरा बाजार लगा करता था तो मुंडेरा बाजार का जो मालिक है उस मालिक का नाम है संत बख्श सिंह। मुंडेरा बाजार में विदेशी वस्त्रों को भी बेचा जाता था। मुंडेरा बाजार में कहीं न कहीं शराब की दुकानें हुआ करती थीं। चूंकि गांधी जी ने एक प्रकार से मद्यपान को निषेध कर रखा है, शराब की दुकानों पर धरना देने की बात की है, तो ये जो गांधीवादी वॉलंटियर्स हुआ करते थे ये मुंडेरा बाजार में जाया करते थे और जाने के बाद शराब की दुकानों को बंद करवाने का प्रयास करते थे। तो जो वहाँ का कहीं न कहीं बाजार का मालिक हुआ करता था, जिसका नाम मैंने अभी बताया संत बख्श सिंह है, वो बख्श सिंह के जो आदमी होते थे इन वॉलंटियर्स को भगा देते थे। क्योंकि शुरुआत में गांधीवादी जो वॉलंटियर्स हैं वो कम है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। गांधी के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। यहां तक कि गांधी एक प्रकार से उनके जीवन के अंग बन चुके थे। गांधी एक प्रकार से उनके लिए चमत्कारी व्यक्तित्व बन चुके थे। इस तरह से बहुत से वॉलंटियर धीरे धीरे गांधी के साथ जुड़ते हैं, इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं। और मैंने अभी कहा इन लोगों को आशा है कि जब कहीं न कहीं गांधी का आंदोलन सफल हो जाएगा, सरकार भारत की बन जाएगी, तो हमारे अंग्रेजी सरकार पर का जो अंग्रेजी सरकार का जो जुल्म है वो समाप्त हो जाएगा। हमारे कर जो थे, टैक्स हैं, वो कम हो जाएंगे। हमारे स्वदेशी वस्त्रों को कुल मिला के बढ़ावा मिलेगा, इससे हमारा रोजगार बढ़ जाएगा। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों की आशाओं के साथ एक प्रकार से चौरी चौरा का जो कॉमन व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, वो आंदोलन के साथ जुड़ता चला गया। और जब आंदोलन के साथ जुड़ा चलता तो एक हुजूम सा बन जाता है। और जब एक हुजूम बन जाता है तो 1 फरवरी को कुल मिला के कहीं ना कहीं फिर उसी मुंडेरा बाजार की बात आपको करना चाहता हूं। उसी मुंडेरा बाजार में, नहीं चौरी चौरा की इस मुंडेरा बाजार की बात करना चाहता हूं। इस चौरी चौरा के मुंडेरा बाजार में फिर लोग एकत्र हो जाते हैं। और फिर जब लोग एकत्र हो जाते हैं तो वहीं पर एक प्रकार से जो है थाने का मालिक है, यानी थाना इंचार्ज है, दरोगा, जिसका नाम एक तरह से गुप्तेश्वर सिंह है, वो एक तरीके से कुल मिला के बाजार के जो मालिक हुआ करते थे, संत बख्श सिंह उन्हीं का आदमी है, उनसे अच्छे संपर्क थे। यहां पर कहते हैं कि 1 फरवरी के आसपास, यानी 1 या 2 फरवरी को जब वहां मुंडेरा बाजार में लोग एकत्र हुए तो वहीं पर भगवान अहिर, जो इस चौरी चौरा के हीरो हैं, उनको बहुत ज्यादा मारा जाता है।
और भगवान अहिर को जब बहुत ज्यादा मारा गया तो पब्लिक आक्रोश में आ जाती है और भगवान अहिर को जब लहूलुहान हो जाते हैं तो उनको खाट पर लेकर इस तरह से गांव गांव घुमाया जाता है, जिसके कारण से लोगों की उत्तेजना और अधिक बढ़ गई और उन्होंने संकल्प लिया कि शनिवार के दिन यानी 4 फरवरी को मुंडेरा का बाजार लगेगा और उस समय हम लोग बड़े पैमाने पर वहां एकत्र होंगे और एक सभा का आयोजन करेंगे। इस तरह से भगवान अहिर की जो घटना है, जो कहीं ना कहीं भगवान अहिर एक बताऊं कि एक कह सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक हैं, ब्रिटिश सरकार का वो सैनिक है। और ये भगवान अहिर क्या करता है कि गांधीवादी जो वॉलंटियर्स हैं उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग्स देते हैं, यानी कुल मिला के प्रशिक्षण देते हैं कि अगर कोई आपदा आ भी जाती है तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। यानी भगवान अहिर इस कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा में एक तरह से गांधी के समर्थन में खड़े हुए हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट कर चुके हैं, यानी कि अंग्रेजी फौज से रिटायरमेंट कर चुके हैं और एक तरह से वो देश के राष्ट्रीय आंदोलन से अभिभूत हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों को खड़ा करते हैं, यहाँ के लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन भगवान अहिर को जब मारा जाता है तो लोग कहीं ना कहीं एक प्रकार से आक्रोशित हो गए और 4 फरवरी का वो पावन दिन आ जाता है। 4 फरवरी का पावन दिन मैंने इसीलिए कहा क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष का कहीं ना कहीं इतिहास देखने को नहीं मिलता है। 4 फरवरी 1922 को लगभग करीब 1000 कहीं ना कहीं एक प्रकार से वॉलंटियर्स यानी स्वदेशी के समर्थक वहां एकत्र हुए। कहां पर? मुंडेरा बाजार में, यानी चौरी चौरा के मुंडेरा बाजार में एकत्र होते हैं, जहां पर मैंने अभी कहा कि इस तरह से जो जमींदार लोग हुआ करते थे वो विदेशी वस्त्रों को कहीं ना कहीं एक तरह से बिचवाने का काम करते थे, शराब की दुकानें चलवाया करते थे। तो इन सबको बंद कराने के लिए स्वदेशी कार्यकर्ता लगभग 1000 वहां एकत्र होते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है, वहां सभा का आयोजन किया जाता है और जब भीड़ बढ़ने लग जाती है तो वहां के जो स्थानीय जमींदार थे उमराव सिंह ने पुलिस और वहां के स्थानीय नेताओं के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिलती है। ये भीड़ जो है कुल मिला के कहीं ना कहीं शनिवार का दिन है तो जो मार्केट में स्थानीय लोग आए हुए थे वो भी कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं से प्रभावित होते हैं और इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। एक विशाल जुलूस कहीं ना कहीं बन जाता है जिसमें हजारों लोग थे और जब ये हजारों लोगों का जुलूस महात्मा गांधी जिंदाबाद इस प्रकार से नारा लगाता है तो नारा लगाते हुए गांधी जी की जय करते हुए, महात्मा की जय करते हुए, महात्मा गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए निकलते हैं। तो वहां पर थाने के सामने से जब ये जुलूस निकल रहा था, अहिंसक आंदोलन है, वॉलंटियर्स की कहीं कोई गलती नहीं है, अहिंसक आंदोलन, वो गांधी जी की जय करते हुए, भारत माता की जय करते हुए, स्वदेशी का नारा लगाते हुए निकल रहे थे। इसी समय आपको बताना चाहता हूं, जब ये जुलूस थाने के सामने कुल मिला के निकल रहा था, वहां एक सभा चल रही थी, उसी समय एक गलती हो जाती है और गलती ये हो गई, उसी में से एक पुलिसकर्मी था, उसने एक गांधीवादी वॉलंटियर्स की जो गांधीवादी टोपी लगाते हैं वो टोपी कुल मिला के खींच लेता है, उसको पैरों के तले रौंद देता है। इससे जो है कहीं ना कहीं सभा में जो गांधी के वॉलंटियर्स थे उनका जो है पारा 7वें आसमान पर चला गया। क्यों? क्योंकि गांधी उनके लिए अब सामान्य मानव नहीं थे, गांधी उनके लिए ईश्वर थे। गांधी अब उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो आम आदमी था उसके लिए चमत्कारी व्यक्तित्व बन चुके थे। गांधी के नाम की कस्में खाए जाने लगी थी, गांधी बाबा के नाम का ताबीज पहना जाने लगा था, गांधी बाबा के नाम की माला जपी जाने लगी थी। यदि कोई किसी पर अत्याचार करता था तो यह कहा जाता था कि गांधी बाबा इसको कहीं ना कहीं इसको जो है एक प्रकार से दंड देंगे। यानी गांधी जी इस समय चमत्कारी व्यक्तित्व बन चुके हैं और उन्हीं गांधी के वादी टोपी को जब पैरों के तले रौंदा गया तो ये भीड़ जो है आक्रोश में आ जाती है, भीड़ उत्तेजित हो जाती है और जब भीड़ उत्तेजित हो गई तो पुलिस वालों को यह लगा कि कहीं हम मार नहीं दिए जाएं। इसी में गुप्तेश्वर सिंह जो थाने का कहीं ना कहीं दरोगा है, इसने एक प्रकार से जो है फायरिंग करवा दी और जब फायरिंग करा देता है तो उसमें कहीं ना कहीं जब भीड़ पर फायरिंग होती है तो उसमें कहीं 8 आदमी आता है, कहीं 11 आदमी आता है, इस प्रकार से उसमें 11 लोग मारे गए।
और जब 11 लोग मारे जाते हैं तो इसके पश्चात ये जितने पुलिस वाले थे ये अपनी जान बचाकर भागने के लिए थाने में चले गए। उन्होंने अपनी बैरक को बंद कर लिया और जब बैरक को बंद कर लिया तो अब भीड़ मानने के लिए कहाँ तैयार है, बिल्कुल नहीं तैयार थी। इस तरीके से भीड़ जो है पुलिस थाने की तरफ पहुंच जाती है। वहीं पर एक दुकान से जो केरोसिन होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसका एक बहुत बड़ा टीन इन लोगों ने उठा लिया और उठाने के पश्चात इस प्रकार से थाने के अंदर उस मिट्टी के तेल को डाल देते हैं। वहां से जो घास भूसा पुआर वगैरह पड़ा था वो भी बैरक में डाल देते हैं। यहां तक कि दरोगा भागने का प्रयास करता है, उसको भी उसी में डाल दिया गया और इस तरह से आग लगा दी जाती है और धूं धूं करके वहां पर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए जाते हैं, जो एकदम ही उचित कदम था। यह अहिंसक है, हिंसक नहीं है। पता नहीं कौन सा हिंसा और अहिंसा की फरमाइश गांधी जी परिभाषा देते हैं। यह आंदोलन अहिंसक है। 11 लोग मार दिए गए, यह आंदोलन अहिंसक था। क्या करेगा आदमी, क्या करेगा आदमी? 22 पुलिसकर्मियों को कहीं ना कहीं जिंदा जलाकर मारा गया। अति उत्तम। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन या हिंदुस्तान के लोगों को उस कहीं ना कहीं चौरी चौरा के शहीदों पर गर्व है। जब इन 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है, उसी में एक सिपाही है जिसका नाम मोहम्मद सिद्दीकी था। यह मोहम्मद सिद्दीकी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और मोहम्मद सिद्दीकी जब जान बचाकर भाग गया तो इसके माध्यम से किसी तरह से गोरखपुर प्रशासन को खबर मिलती है और गोरखपुर प्रशासन को जब खबर मिलती है तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अब कानूनी कार्यवाही शुरू होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 4 फरवरी 1922 को जब एक तरह से पुलिस थाने के अंदर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया जाता है, जिसमें मैंने गुप्तेश्वर सिंह है, एक दरोगा और है पृथ्वीपाल सिंह है, इन सबको जब जलाकर मार दिया गया तो गांधी जी को यह खबर, गांधी जी इस समय कहां पर हैं? गांधी जी बारदोली में हैं। और गांधी बारदोली में हैं तो कहते हैं गांधी को यह खबर 8 फरवरी को उन्हीं के पुत्र देते हैं जिनका नाम था देवदास गांधी। यानी देवदास गांधी के माध्यम से 8 फरवरी को बारदोली में गांधी को सूचना मिलती है। गांधी बहुत दुखी होते हैं और अंततः 12 फरवरी को गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। वही असहयोग आंदोलन गांधी ने स्थगित किया है। कौन सा आंदोलन? जिस आंदोलन के विषय में गांधी कहा करते थे कि मैं 1 वर्ष में इस देश को स्वराज दिलवा दूंगा, वही आंदोलन स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा की घटना के कारण देश भर में गांधी की आलोचना हुई। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के गांव ने कोई गलती की है तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। लाला लाजपत राय ने कहा कि अगर क्षेत्र विशेष के लोगों ने कोई गलती की है तो उसकी सजा हिंदुस्तान के आंदोलन को रोककर क्यों किया जाना चाहिए। इस प्रकार से गांधी का चारों तरफ विरोध होता है। मैं यह कहना चाहता हूं, 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना एक लेख लिखा है, चौरी चौरा का अपराध। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपना एक लेख लिखा है, चौरी चौरा का अपराध, और उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने आंदोलन इसलिए वापस ले लिया क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार की हिंसक घटनाएं दूसरी जगहों पर हो जाएं। चौरी चौरा के बारे में गांधी कहते हैं कि यह जो है एक तरफा पुलिस वालों की गलती है, उसमें उन्होंने भीड़ को उत्तेजित कर दिया जिसके कारण से भीड़ में उत्तेजना फैल जाती है और यह घटना हो जाता है। लेकिन साथ में गांधी जी यह भी कहते हैं इस लेख में, जो चौरी चौरा का अपराध नामक लेख है, उसमें यह लिखते हैं कि जो लोग इस प्रकार से इस हिंसक वारदात में शामिल थे या जो लोग कहीं ना कहीं इस घटना से रिलेटेड हैं, उन सभी लोगों को खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यानी स्वयं को आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। गांधी जी आप कहां थे? आपको चौरी चौरा पहुंचना चाहिए था, उन लोगों को मरहम लगाना चाहिए था, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए था, क्योंकि वो तो अब मरेंगे, लेकिन उनके परिवार के बारे में हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने क्या किया? आखिर क्या किया? गांधीवादी वॉलंटियर जो थे वो आप ही के नाम पर तो कहीं के आंदोलन में खड़े हुए थे। आप यह बताइए कि 11 लोगों को जब मारा जाएगा, उससे पहले भगवान अहिर जो कहीं ना कहीं उस आंदोलन का हीरो है, उसको मारा जाएगा, तो आखिर भीड़ क्या करेगी?
इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से गांधी ने अपना कुल मिला के कहीं न कहीं चौरी चौरा के अपराध आर्टिकल में ये बातें लिखी हैं। थोड़ा सा कानूनी कार्यवाही पर आ जाते हैं, और कानूनी कार्रवाई है कि चौरी चौरा में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। उन क्षेत्र के लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर टैक्स लाद दिए गए, उस क्षेत्र के लोगों पर टैक्स लगा जाता है, और स्वाभाविक रूप से 1000 लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है, और पूछताछ करने के बाद 224 लोगों पर मुकदमा चलता है। गोरखपुर के सेशन न्यायालय में 224 लोगों पर कहीं ना कहीं मुकदमा चला। मैंने अभी आपको बताया, इस आंदोलन में एक खास लीडर भी था। जगह जगह गद्दार आपको मिलेंगे ही, चाहे फणींद्रनाथ घोष के रूप में हो, चाहे दीनानाथ के रूप में हो। इस प्रकार से यहां पर भी एक गद्दार है। चौरी चौरा आंदोलन का एक लीडर है जिसका नाम है मीर शिकारी, और मीर शिकारी सरकारी गवाह बन गया। और जब मीर शिकारी कहीं ना कहीं सरकारी गवाह बन जाता है तो उसने पूरी की पूरी घटना के बारे में ब्यौरा दे दिया, जिसके आधार पर अब कहीं ना कहीं जो सेशन जज गोरखपुर का था, जिसका नाम H.E. होल्म्स है, होल्म्स, HOLMS, तो इस तरह से H.E. होल्म्स ने 9 जनवरी 1923 को अपना फैसला सुनाया, और गोरखपुर के सेशन न्यायालय ने 172 लोगों को फांसी दी। 172 लोगों को फांसी होती है इस घटना के अंदर। भारत के इतिहास में किसी भी घटना के लिए इतनी बड़ी फांसी की सजा किसी भी इतिहास में हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। 172 लोगों को फांसी होती है। धन्यवाद देता हूं मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस गोरखपुर के सेशन न्यायालय के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, और उसकी स्वयं पैरवी भी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं चुनौती दी जाती है। यहां पर 2 जजों की, यानी कि डबल बेंच हाई कोर्ट की बैठी है। इसमें एक है सर ग्रिमउड पियर्स, तो एक जो है ग्रिमउड पियर्स है, और दूसरा जस्टिस पीगॉट है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपना फैसला सुनाया, और इन लोगों ने फैसला यह सुनाया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार किया है। 172 लोगों को जो फांसी हुई थी, अब 172 को नहीं 19 लोगों को फांसी हो रही है। यानी इसमें 19 लोगों को फांसी होगी, 14 लोगों को काला पानी की सजा, आजीवन कारावास। 19 लोगों को फांसी होती है, कहीं 16 भी दिया है, मतलब आजीवन कारावास में 19 को फांसी तो हो ही रही है, कहीं न कहीं 14 या 16 लोगों को कारावास होता है, यानी आजीवन कारावास। इस प्रकार से मैंने अभी कहा है कि इस घटना में 19 लोग जो है इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार फांसी की सजा पर झूलते हैं, और 16 लोगों या 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं, इस घटना को सुनने के बाद कम्युनिस्ट नेता M.N. राय ने कहा है ये कानूनी हत्या है, ये कानूनी हत्या है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और मैं कहना चाहता हूं, इस तरीके से 2 से 11 जुलाई 1923 के बीच में, यानी फांसी जो इन सबको 19 लोगों को मिलेगी, वो 2 से 11 जुलाई 1923 के बीच में कहीं ना कहीं फांसी की सजा होती है। इसमें भगवान अहिर का नाम सबसे ऊपर था, नजर अली हैं, लाल मोहम्मद हैं, श्याम सुंदर हैं, अब्दुल्ला हैं, विक्रम अहिर हैं, दुधई हैं, सीताराम हैं, ऐसे बहुत से लोग कहीं ना कहीं 19 लोग थे जो कहीं ना कहीं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी शहादत के द्वारा उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को जगा दिया, और हिंदुस्तान का राष्ट्रीय आंदोलन अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इसका दुखद पक्ष यह है कि उस समय कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े कुलमा के लॉयर्स हुआ करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी जो है इस चौरी चौरा के कुलना के कहीं ना कहीं एक तरह से सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये इस आंदोलन का एक दुखद पक्ष है, जिस गांधी के पीछे चलकर एक प्रकार से वो लोग शहादत को प्राप्त करते हैं। उसमें बड़े बड़े उसमें लॉयर थे, चाहे C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तमाम लोग थे, लेकिन ये लोग जो है किसी भी प्रकार से पैरवी नहीं करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कहीं ना कहीं इस प्रकार से पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, जिनकी पैरवी के द्वारा 172 लोगों को जो फांसी हो रही थी वो 19 में आकर सिमट गई, 19 लोगों को फांसी होती है। इस प्रकार से भारत के इतिहास में चौरी चौरा की जो घटना है यह अपने आप में अद्भुत है, महत्वपूर्ण है, और मैंने अभी कहा देश की आजादी में इस घटना का सबसे बड़ा योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को रोकूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।